हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पियाजेट्स डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे गाइस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये पूछा ना गया हो। हर टीचिंग एग्ज़ाम आपका सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, डी ट्रिपल एस पी, के वी एस, कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा ये इस थ्योरी से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उस पर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस इसमें एक वर्ड आया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जो बात है हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है। अब इसमें बात गाइस आई है कॉग्निटिव की। तो कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब संज्ञान। संज्ञान किसे कहते हैं? जो हमारे सोचने की क्षमता है, जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब जिस तरीके से हम तर्क कर पाते हैं किसी चीज़ का, किसी तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से हम सोचकर उसको आंसर कर पाते हैं, हमारी कितनी थिंकिंग कैपेसिटी है। इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी गाइस? कॉग्निटिव में। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी हो गई, ये सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं, पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ये होता है अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। मतलब जो एक बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। इस वजह से इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। और गाइस जो हमारा एनसीएफ है 2005, ये किस पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर। कंस्ट्रक्टिविज्म पर। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो एक पर्सन कहलाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एक प्रोसेस होती है जिस पर हमारा एनसीएफ 2005 डिपेंड है। तो गाइज अब हम एनसीएफ को नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना ही इम्पोर्टेंट था समझने के लिए, जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। ठीक है, और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। मतलब ये हेरिडिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं। इन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया है, इस वजह से इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा गया। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बताया कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। जबकि आपको याद होगा गाइस कि हमने पढ़ा था जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस वे में चलता है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है गाइस? जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं अगर वो स्टेजेस के फॉर्म में अगर अपनी थ्योरी देते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी दे रखी है। तो ये कॉन्टिन्यूस कहाँ से हो गया? ये क्या स्टेजेस में चल रहा है? तो इस वजह से इनका ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक, ये तो अब हमारा पूरा एक बेस क्लियर कर लिया हमने कि कैसा क्या है। अब हम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, अब हम उस पर बात करेंगे। तो इन्होंने स्टेजेस दी है।
4 स्टेजेस की बात की है इन्होंने। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 ईयर्स। अब गाइज बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि भाई 0 क्यों, भाई बच्चा जो है वो 0 ईयर का कैसे, तो गाइज 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर ईयर का फॉर्म लेकर चल रहे हैं, ना कि डे का, वरना एक दिन लिख देते, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे ईयर का फॉर्म लेकर चल रहे हैं और 12 महीने में एक साल होते हैं, इस वजह से ये 0 ईयर का है। मतलब जब तक 12 महीने कंप्लीट नहीं होंगे तो ये 1 ईयर का नहीं होगा, इस वजह से इसको 0 माना जाता है। फिर है गाइस प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। फिर चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है 11 से एबव, ठीक है गाइस। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है गाइस, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में समझते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, जो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझते हैं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो स्मॉल साइंटिस्ट हैं। हम एक एक टर्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस कि किस तरीके से कौन सा टर्म क्यों दिया गया है। स्मॉल साइंटिस्ट से मतलब होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों की खोज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो 2 वर्ष से पहले तक के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालकर देखते हैं, या फिर उसे टच करके देखते हैं, उसे खाकर देखने की कोशिश करते हैं। मतलब स्मॉल साइंटिस्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस एज में, तो वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि वो चीज़ क्या है। इस वजह से इन्होंने क्या कहा है, बच्चे को स्मॉल साइंटिस्ट कहा है। उसके बाद 2 वर्ष की अवस्था में एंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से, कौन से वाले रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से जो मुट्ठी बंधी रहती है बच्चों की, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, तो वो क्या, आप उसको कितना भी ओपन करो वो वापस मुट्ठी बन जाती है। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एंड होने लगते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है गाइस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस चीज़ को थोड़ा समझना, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या है गाइस, जैसे आपने किसी छोटे बच्चे, मतलब लगभग ये क्या 9 to 10 मंथ्स में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। लगभग 6 महीने का बच्चा है, आप जब उसके सामने इस तरीके से ऐसे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, देखा होगा आपने। या फिर सपोज ये मार्कल है और वो इस चीज़ को लेने की जिद कर रहा है, लेकिन आपने उसको कहा अरे ये तो गया, और आपने अपने पीछे छुपा लिया, तो क्या होता है, वो बच्चा उस चीज़ के लिए नहीं रोता है, भूल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 6 महीने मतलब 9 से 10 वर्ष में आता है, 9 से 10 महीने में ये आता है। लगभग 6-7 महीने का अगर बच्चा है तो वो उस चीज़ को भूल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, मतलब अगर वो चीज़ इसके सामने नहीं, आपने इसे छुपा लिया, तो भी वो समझेगा कि भले ही ये अभी मेरे सामने नहीं लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है। पहले क्या होगा, अगर 5 से 6 महीने में ये चीज़ आएगी तो बच्चा क्या सोचेगा कि ये मुझे नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये मेरे सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब उस जो वस्तु है, सपोज ये मार्कल है,
उसके मन में अब ये चीज़ आ चुकी है कि भले ही ये वस्तु मेरे सामने नहीं है लेकिन इस दुनिया में ये एग्जिस्ट करती है, मतलब ये कहीं ना कहीं है। और आपने देखा होगा बच्चा उस चीज़ के लिए रोने लगता है। लेकिन अगर 5 से 6, 7, 8 महीने का बच्चा है तो अगर आप उस चीज़ को छुपा दोगे तो वो उस चीज़ के लिए नहीं मतलब नहीं रोएगा। और ऐसे आपने देखा है जब हम इस तरीके से गेम खेलते हैं तो वो बच्चे हंसते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर ऐसे करेंगे तो उनको लगेगा कि मम्मा नहीं है उस टाइम के लिए, लेकिन जब आप वापस से अपना चेहरा दिखा देंगे तो उनको लगेगा अरे मम्मा आ गई। तो इस वजह से गाइस जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब भले ही वस्तु उनके सामने नहीं है लेकिन वस्तु एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए गाइस आप इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सेंसरी मोटर स्टेज की। ठीक है, फिर पियाजे ने क्या कहा कि जो स्मॉल साइंटिस्ट हो गए, स्मॉल साइंटिस्ट आप समझ गए हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आप समझ गए हैं, और ये क्या टॉय एज है, इसमें बच्चा क्या करता है, खिलौने से खेलता है। इस वजह से इस स्टेज को क्या कहा जाता है गाइस, टॉय एज कहा जाता है। स्मॉल साइंटिस्ट रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो गए, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, टॉय एज हो गई। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टेज पर। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है गाइस। इसमें क्या है, ये प्ले एज है। प्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज है, इसको अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। वहां पर बच्चा खिलौने से खेलता है 2 वर्ष का, लेकिन 2 से 6 वर्ष में आपने देखा होगा वो अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद वो खिलौने के साथ तो खेलता ही है, लेकिन वो अपने सिबलिंग्स के साथ भी खेलना, छुपन छाई, मतलब बहुत सारे अदर गेम्स जो टॉय से अलग तरह के गेम होते हैं उनसे खेलना स्टार्ट कर देता है। प्री स्कूल एज क्या होता है गाइज, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो स्कूल एज होती है जब बच्चा बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब 2 से 6 वर्ष का है तो ये प्री स्कूल एज है, मतलब स्कूल जाने से पहले वाली अवस्था है। फिर उसके बाद प्री गैंग एज, अब चूंकि बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच का है तो वो क्या है, अपने फ्रेंड्स भी बनाएगा, लेकिन वो एक गैंग में रहना स्टार्ट कर रहा होता है, मतलब अपने होम से निकलकर, अपने फैमिली मेंबर से बाहर निकलकर बाहर के लोगों से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर रहा होता है। इस वजह से इसका नाम हर जगह प्री लगा रखा है, प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज। फिर उसके बाद क्या आता है गाइस, ईगोसेंट्रिक। इसके नाम से तो बहुत अजीब लगेगा क्योंकि ईगो लिखा है, लेकिन ईगोसेंट्रिक यहाँ पर ये होता है बच्चा केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है। बच्चा क्या करता है, केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है, उसको ये लगता है भाई जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब कोई छोटा बच्चा जिसके सामने हम थोड़े से दुखी हैं तो वो अपनी डॉल लाकर हमको दे देता है, तो या फिर जो उसकी फेवरेट चीज़ होती है वो हमको लाकर दे देता है। तो इस वक्त इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जो बच्चा है वो ये समझता है कि जैसे मैं एक टॉय को पाकर खुश हो जाता हूँ वैसे ये भी हैप्पी हो जाएंगे, मतलब उसकी गुड़िया या जो भी एक खिलौना है या जो भी चीज़ वो हमें दे रहा है उसे ये लगता है कि भाई जैसे मैं खुश हो जाता हूँ वैसे ये भी खुश हो जाएंगे। तो मतलब ईगोसेंट्रिक, बच्चा केवल अपना पर्सपेक्टिव समझ रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद क्या होता है गाइस, हर चीज़ उसको ऐसा लगता है कि वो लिविंग है। इसका बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप सभी ने बहुत
आसानी से देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा फर्श पर गिर जाता है वो रोने लगता है, और अगर हम थोड़ा सा फर्श को ऐसे ठप कर दें और कहें कि हमने भी फर्श को मार दिया, फर्श ने आपको मारा था और हमने फर्श को मार दिया, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चा चुप हो जाता, भले वो कितना भी रो रहा हो लेकिन वो चुप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि भाई इसमें भी एनिमिज्म, मतलब उसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है, इस वजह से जैसे उसने मुझे मारा और अगर अपन ने उसको ठप कर दिया मतलब उसको भी लग गई है, तो वो इस चीज को समझकर खुश हो जाता है, ये एनिमिज्म कहलाता है। इस टाइम पर इरिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती। इरिवर्सिबिलिटी मतलब ये होता है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चे को अगर आप घर से स्कूल ले जा रहे हैं तो वो थोड़े टाइम बाद फैमिलियर हो जाएगा कि स्कूल से घर से स्कूल कैसे जाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको वहाँ से पिकअप नहीं कर रहे हैं या नहीं ला रहे हैं या डायरेक्टली उसी रास्ते से नहीं ला रहे हैं जिस रास्ते से वो जा रहा है, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि जिस तरीके से घर से स्कूल आया जाता है उसी रास्ते से हम स्कूल से घर भी आ सकते हैं, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, 5 × 2 या 2 × 5 लिख दो तो बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, और नेक्स्ट है, उसमें क्या है, एक तो सेंट्रेशन है, मतलब केवल एक एस्पेक्ट को देख सकता है। सेंट्रेशन को गाइस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ही है गाइस। आप सभी लोग अगर बेसिक एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे तो एग्जाम में भी बहुत जल्दी से हिट कर लेंगे। हमने क्या देखा, सेंट्रेशन मतलब केवल एक एस्पेक्ट देख पाएगा, या तो लंबाई देख पाएगा या फिर चौड़ाई देख पाएगा। ठीक है, या फिर लंबाई देख पाएगा या फिर चौड़ाई देख पाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, 200 ml इसमें पानी है और ये सकरे मुंह वाली इसमें भी 200 ml है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ ये इसका बिल्कुल फिल कर दिया है कि पानी किस में ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा ए और बी में किस में है, इसमें कहेगा, मतलब सेंट्रेशन है, वो केवल एक एस्पेक्ट देख पा रहा है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, लेकिन वो इसकी ब्रेथ नहीं देख पा रहा है कि इसकी ब्रेथ इससे ज़्यादा है। तो उसमें सेंट्रेशन का गुण होता है केवल एक एस्पेक्ट को समझ पाता है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो वजन हो, किसी भी चीज़ में केवल एक एस्पेक्ट समझ पाएगा। आई होप गाइज मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ और आप भी मेरी बात को उतने ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम तीसरी उस पे आ जाते हैं स्टेज पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है गाइस, एक तो ये स्कूल एज है, एलिमेंट्री स्कूल एज कह लेते हैं इसको, क्योंकि ये होती है 7 से 11 वर्ष की। तो 7 से 11 वर्ष में जो बच्चा है वो 8th क्लास तक आ चुका होता है, इस वजह से इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। फिर उसके बाद देखा आपने कि इसमें ना ये क्वारलसम एज भी कहलाती है, बच्चे इसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर स्कूल एज हो गई गाइस। फिर है गैंग एज, बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं। फिर रिवर्सिबिलिटी का भी गुण आ जाता है, मतलब अब वो समझ जाता है कि 2 × 5 = 5 × 2 होता है। फिर उसके बाद है गाइस डिसेंट्रेशन आ जाता है। डिसेंट्रेशन का ही दूसरा नाम है कंजर्वेशन, मतलब अब वो ये समझ सकता है कि आप उसे एक एक के 10 कॉइन दे दें या 10 का 1 कॉइन दे दें, एक एक के 10 कॉइन या 10 का 1 कॉइन दे दें, वो इक्वल रहेगा, मतलब उसमें डिसेंट्रेशन आ गया, कंजर्वेशन आ गया। अब वो ये चीज़ समझने लगा है, अब वो ये नहीं कहेगा, अगर आप उसे प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में
एक एक के 10 कॉइन देते और 10 का एक कॉइन देते तो बच्चा कौन सा लेता, वो जो 10 कॉइन है, क्योंकि उसको क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि दोनों 10 रुपये ही हैं, लेकिन वो क्वांटिटी देख रहा है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आप किसी बच्चे को 10 एक एक के 10 कॉइन या 10 का एक कॉइन देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ये दोनों अमाउंट सेम है। तो ये आ जाता है। उसके बाद सीरिएशन आ जाता है, मतलब एक सीरियलिटी से लगाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। फिर उसके बाद है डिसेंट्रेशन हो गया, सीरिएशन हो गया। फिर उसके बाद है गाइस क्लासिफिकेशन। बच्चा वस्तु को अकॉर्डिंग शेप, साइज, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो एज है उसमें कॉन्क्रीट थिंग्स को लेकर, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर लॉजिक लगाने लगता है। फिर उसके बाद उसमें ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी मतलब A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, सिंप्लाइज दैट A इज ग्रेटर देन C। इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कॉन्क्रीट वाले, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं गाइस, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती हैं। तो ऐसी वस्तु जिसे वो सामने देख रहा है तो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके लिए वो लॉजिक भी लगाना स्टार्ट कर देगा। गाइज एक चीज़ रह गई थी प्री ऑपरेशनल में, ट्रांजिटिविटी से याद आ गया, ट्रांसडक्टिविटी रहती है प्री ऑपरेशनल में। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो प्री ऑपरेशनल में एक बहुत विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसडक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा ट्रांजिटिविटी, ट्रांसडक्टिविटी मतलब इलॉजिकल जो रीजनिंग होती है, ट्रांसडक्टिविटी मतलब जो इलॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो बच्चा अभी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में लगाता है। उसे लगता है उसके पास जो बॉल गोल है इस वजह से चंद्रमा भी गोल है, ठीक है, या ट्रेन चल रही है इस वजह से प्लांट्स भी चल रहे हैं, इस वजह से जो इलॉजिकल रीजनिंग है वो लगाने लगता है। तो ट्रांसडक्टिविटी और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ट्रांजिटिविटी, ये याद रखिएगा। और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव गाइज हम नेक्स्ट आगे वाली जो अपनी वीडियोस हैं उसमें देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जो चीज़ हमारे आइडियाज़ में है, जो कि सामने नहीं है, उनके बारे में भी सोच सकता है। मतलब जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या था, जो चीज़ उसके सामने केवल वो उस चीज़ को सोचेगा। लेकिन हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, बच्चा जो उसके सामने चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेज है वो 11 वर्ष से लेकर एवं उसके ऊपर की अवस्था है, मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज पास कर चुका है बच्चा। तो अब जो उसके आइडियाज़ में, मतलब जो उसकी कल्पना में अब जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी बच्चा अच्छे से तर्क लगा सकता है। तो गाइज यहाँ पे हमने अपनी स्टेजेस कंप्लीट कर ली। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, अब उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले दिया है वर्ड उन्होंने स्कीमा। स्कीमा क्या होता है गाइस, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। क्या होता है स्कीमा, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। मतलब ये हमारा, जैसे सपोज ये ब्रेन है, इसमें अलग अलग स्कीमा है। ये हमारे सपोज यहाँ पर बुक्स, यहाँ पर हमारे फैमिली से रिलेटेड, यहाँ हमारे फ्रेंड से रिलेटेड, यहाँ किस तरीके से हमको टॉपर बनना है, मतलब सब चीज़ों के अलग अलग स्कीमा है। हमारे फ्रेंड्स का, हमारे फैमिली का, हमारी पढ़ाई का, हर चीज़ का एक स्कीमा होता है। तो पॉकेट्स ऑफ नॉलेज
ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये तो सबको पता रहता है कि यहाँ पर न्यू ऐड कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग वन में, और यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में। यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ को ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। और उसके बाद आज हम बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो इनके पियाजे द्वारा दिए गए, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम में ही वो सब चीज़ें आती हैं। एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है आपका एसिमिलेशन। ये एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाता, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो बस नंबर लाने हैं कि हमारा एक मार्क किस तरीके से कंप्लीट हो जाए। बाद बाकी हम चीज़ें तो समझ ही रहे। सोशल इंटरेक्शन को सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंस दी है। मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, जिस वजह से इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक्सपीरियंस, जो हम अपनी सराउंडिंग से, हम अपने वातावरण से जो भी सब चीज़ें सीखते हैं वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। और इक्विलिब्रेशन में मैंने बताया एसिमिलेशन। अब चूंकि गाइज आप यहाँ वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं, मतलब आप सच में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए रही ट्रिक। क्योंकि अगर आप इतनी लंबी वीडियो और अभी तक भी देख रहे हैं, उस वीडियो पर टिके हैं, इसका मतलब आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं। इस वजह से ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। एसिमिलेशन क्या होता है गाइज? एसिमिलेशन सबने बताया है कि कोई नई चीज़ का ऐड होना जो हमारी प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज है। मैं यहाँ पर आपको केवल एक वर्ड बता रही हूँ, जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में ऐड दिख जाए, जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में ऐड दिख जाए, एसिमिलेशन पर आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। और जहाँ पर आपको मॉडिफाई, चेंज, मैनिपुलेट इस तरीके से कोई वर्ड दिखे, तो आप आंख बंद करके एकोमोडेशन पर टिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। हम जब कल क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें आपको एज इट इज प्रूफ दूंगी कि जहाँ कहीं भी ऐड लिखा है आप बिल्कुल बेझिझक एसिमिलेशन पर टिक कर सकते हैं, और जहाँ मॉडिफाई, चेंज दिया है वहाँ एकोमोडेशन पर टिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज की ट्रिक थी, आज की वीडियो की ट्रिक। अब हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। हम पहले अपना कुछ पढ़ते हैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में, और फिर 5 मिनट में हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अब क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमने पियाजे पढ़ा। तो पियाजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं। फिर उसके बाद हमने बात की, एक और बात कर लेते हैं गाइस, इसमें आता है आपका कलेक्टिव मोनोलॉग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में और बात कर ही लेते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग, इसमें क्या होता है? बच्चे सब बात कर रहे हैं, बच्चे सब बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं। ये होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। बच्चे सब बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। उसके बाद एक चीज और, पियाजे क्या कहते हैं? थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। जो थॉट है वो पहले आएगा लैंग्वेज से। उसके बाद वो कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग।
ये आपको एज इट इज गाइस एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। पियाजे के द्वारा जो कथन कहा गया, आपको कुछ टेढ़े मेढ़े 2-3 ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, मतलब थॉट पहले आता है, विचार पहले आता है, फिर भाषा आती है, और डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना पूरा कर लिया है पियाजे का। अब रिवीजन देख लेते हैं। पियाजे क्या है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म पर कौन आधारित है? एनसीएफ 2005। उसके बाद गाइज बात करी थी इन्होंने कॉग्निटिव मतलब अपने संज्ञान का विकास, अपनी थिंकिंग का, अपनी रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किस तरीके से तर्क लगा पाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद गाइज बात की गई थी स्टेजेस की। तो स्टेजेस में 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर है उसमें क्या है, बच्चे स्मॉल साइंटिस्ट होते हैं। इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है। फिर उसके बाद जो हम मेन हम वो देख लेते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल में जो मेन है वो क्या है, ईगो सेंट्रिक है, एनिमिज्म है, इरिवर्सिबिलिटी है, यहाँ पे सेंट्रेशन होता है, मतलब बच्चा केवल एक एस्पेक्ट देख पाता है। ये प्री ऑपरेशनल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर आपका जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए लॉजिक है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिसेंट्रेशन मतलब कंजर्वेशन आ चुका होता है। और ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या है, ये स्कूल एज है, एलिमेंट्री स्कूल एज है, क्वारलसम एज है। इस तरीके से यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर उसके बाद ट्रांजिटिविटी आ जाती है, और प्री ऑपरेशनल में ट्रांसडक्टिविटी मतलब इलॉजिकल रीजनिंग देना। फिर जो मूर्त है, जो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं उन पर तर्क भी लगाया जा सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में जो चीज़ हमारे आइडियाज़ में है, मतलब जो हमारे सामने नहीं है, उन पर भी हम अपना तर्क दे सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो पियाजे हैं उनकी थ्योरी आज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पियाजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।